प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं तेगचंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद तेगचंद। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित का अध्याय 10, जो कि वृत्त के नाम से है, इसकी प्रश्नावली 10.1 और प्रश्नावली 10.2 को हल करेंगे। क्योंकि ये दोनों प्रश्नावलियाँ बहुत छोटी छोटी थी, इसलिए मैंने इन्हें एक ही वीडियो में करना उचित समझा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्नावली 10.1। इसका प्रश्न एक है 10.1 का, खाली स्थान भरिए। देखिए, हमने करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि वृत्त में कौन सा भाग, जैसे इसमें पूछा गया है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित है, बहिर्भाग में है या अभ्यंतर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बहिर्भाग। परिचय में हमने समझा था बहिर्भाग जो वृत्त के बाहर होता है और अभ्यंतर भाग जो वृत्त के अंदर होता है। तो हमने बताना है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित है। तो आइए देखिए, ये वृत्त है। सबसे पहले हम इसका केंद्र, ये मैंने केंद्र शो किया, और ये इसका अभ्यंतर शो किया। ये वृत्त के अंदर का जो भाग है ये अभ्यंतर है, और जो ये रेखा, काली रेखा से जो गोल आकृति बनी है, ये वृत्त है। और इस वृत्त के बाहर का भाग जो होता है वो बहिर्भाग है। तो आप क्या कहेंगे, वृत्त का केंद्र वृत्त के कहाँ स्थित है। देखिए, केंद्र कहाँ स्थित है, तो हम इसका जवाब देंगे वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है। ये पहला भाग था। अब दूसरा पार्ट, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के डैश में स्थित होता है। देखिए, वृत्त के केंद्र से बिंदु की दूरी है त्रिज्या से अधिक। तो यहाँ देखिए, ये अभ्यंतर था, ये वृत्त था, और इसके केंद्र से दूरी है, केंद्र ओ है, ये बहिर्भाग है। अब देखिए, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या की लंबाई ओ ए, ये त्रिज्या होती है। चारों ओर आप इसको देख सकते हैं। तो अगर बिंदु मान लीजिए पी ओ ए से बाहर है, तो ओ पी यानी बड़ा है ओ ए से, तो आप देखेंगे कि बिंदु पी बहिर्भाग में स्थित है। तो हम लिखेंगे एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी अधिक हो वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होता है। तीसरा पाठ, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है। सबसे पहले जीवा पता होना चाहिए आपको। ये वृत्त है, ये वृत्त के अंदर केंद्र ओ है, तो इसकी जो सबसे बड़ी जीवा है वो वृत्त का क्या होता है। तो बच्चों देखिए, हम जीवाएं बनाते आ रहे हैं। पी क्यू से बड़ी एक्स वाई से बड़ी ए बी है, जो केंद्र से होकर गुजर रही है। तो आप देखेंगे कि ये जो सबसे बड़ी जीवा है ए बी, ये वृत्त के केंद्र से जा रही है। तो हम लिखेंगे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होती है, व्यास होती है। यानी व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, और वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास होता है। तो यहाँ पर एक स्थान में आ जाएगा व्यास। अब देखिए, चौथा भाग, एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। देखिए, एक चाप क्या होता है, सबसे बड़ी बात, जब एक चाप के सिरे व्यास के सिरे हों तो दोनों चाप बराबर हो जाते हैं, और प्रत्येक चाप को अर्धवृत्त कहते हैं। प्रत्येक चाप को क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। देखिए, पी क्यू, ये हमारे पास बीच में एक आप इसे व्यास कहेंगे वृत्त का, केंद्र ओ के जा रहा है। ये पी से क्यू, नीचे जो लाल रंग से मैंने चाप दिखाई ये है, और एक नीले रंग से मैं ऊपरली साइड से दिखा रहा हूँ चाप पी क्यू।
तो जब आप दोनों चाप बराबर हो जाते हैं तो प्रत्येक चाप को क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। और आप कह सकते हैं एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। तो चौथे के खाली स्थान में आ जाएगा अर्धवृत्त। अब इसका पांचवा भाग देखेंगे हम। तो बच्चों, पांचवा भाग जो हमने खाली स्थान भरना है, ये कहता है वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड क्या होता है? एक चाप तथा डैश के बीच का भाग। तो जीवा तथा जीभ के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। जीवा तथा चाप के मध्य क्षेत्र को, जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। तो देखिए, ये लघु वृत्तखंड है। बीच में जीवा हमने PQ ली है। इसमें जो वृत्त के अंदर का छोटा भाग है उसे हम लघु वृत्तखंड कहेंगे, और जो ऊपर वाला बड़ा भाग है वृत्त का उसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। और वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग। वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। तो क्या आएगा? ये जीवा आएगा। यहाँ पर खाली स्थान में आएगा जीवा। छठा भाग है एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित करता है। देखिए, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में विभाजित करेगा? ये हम यहाँ पर वृत्त बना के देखेंगे कि एक वृत्त उस तल को जिस पर स्थित है 3 भागों में विभाजित करता है। कैसे कैसे? ये आप देख सकते हैं। ये तल है, इसके अंदर वृत्त है, वृत्त के अंदर अभ्यंतर है, फिर वृत्त है और बहिर्भाग होगा। तो जो वृत्त है इस तल को 3 भागों में विभाजित करता है, अभ्यंतर, वृत्त और बहिर्भाग। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। लिखिए सत्य या असत्य, अपने उत्तर के कारण दीजिए। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। देखिए, ये केंद्र O है, OP वृत्त की त्रिज्या है। तो केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये बिल्कुल हमारे पास सही बात आई है। तो इसका उत्तर आएगा सत्य। दूसरा भाग, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। देखिए, समान लंबाई की बात हो रही है यहाँ पर। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको समझाता हूँ। ये वृत्त है, वृत्त में अपरिमित बिंदु होते हैं। तो एक वृत्त में अपरिमित जीवाएं होती हैं, परिमित नहीं अपरिमित की बात हो रही है। अपरिमित जीवाएं होती हैं। तो देखिए, ये AB, CD, PQ, XY, इस तरह से कई जीवाएं होंगी। तो हम कहते हैं कि वृत्त में समान लंबाई
की परिमित जीवाएं होती हैं, एक वृत्त में समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं होती हैं। तो ये दूसरा भाग हमारा असत्य आ जाएगा। तो ये होगा, इसको जब हम जवाब देंगे तो इसका जवाब आएगा असत्य। ये सत्य नहीं है, गलत है, असत्य है। अब तीसरा भाग देखिए, यदि एक वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घचाप होता है। समझने वाली बात, एक वृत्त को 3 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। देखिए पी क्यू आर, पहला भाग है पी क्यू, दूसरा है क्यू आर, तीसरा है आर पी। तो प्रत्येक भाग दीर्घचाप होता है। तो प्रत्येक भाग क्या होगा, दीर्घचाप होगा। पी क्यू, क्यू आर और आर पी एक वृत्त के 3 बराबर चाप हैं। तो पी क्यू बराबर है क्यू आर बराबर है आर पी। 3 बराबर चापों में से कोई भी भाग दीर्घचाप नहीं होगा, ये बराबर होंगी। तो ये भी असत्य आएगा। इसका जवाब आप दे सकते हैं कि यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घचाप होता है। इसका उत्तर असत्य होगा। अब इसका चौथा भाग देखिए, इसका चौथा भाग कहता है वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास है। सही बात है, वृत्त की एक जीवा है वो, उसकी लंबाई त्रिज्या से दुगुनी है, तो ये वृत्त का व्यास है। किस तरह से, देखिए ये वृत्त है। सबसे पहले हम इसका केंद्र लिख लेते हैं। इसका केंद्र जो है ओ आ जाएगा। थोड़ा सा देखिए, ये केंद्र ओ है, ये ए बिंदु वृत्त पर स्थित है, ये ओ ए त्रिज्या होगी, और ये बी भी वृत्त पर स्थित है, ये ओ बी भी त्रिज्या होगी। यानी उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहते हैं। उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहते हैं। यानी वृत्त की एक जीवा है जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी है, तो वृत्त का व्यास है। यानी ओ ए बराबर है ओ बी बराबर है त्रिज्या बराबर है आर। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही है। तो इसके उत्तर के लिए हम लिखेंगे कि ए बी हमारे पास व्यास हो जाएगा, व्यास जो हम डी से निरूपित करते हैं। और डी बराबर आ जाएगा बराबर है 2r, यानी जो त्रिज्या है रेडियस उसका दोगुना हमारे पास डी आ जाएगा, यानी डायमीटर यानी व्यास। तो डी बराबर है 2r। व्यास बराबर है 2 गुणा त्रिज्या हो गया। यानी कि जो हमसे बात पूछी गई वो सरासर सही है। हम इसमें लिखेंगे कि जो यदि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो वृत्त का व्यास है, तो हम इसको उत्तर लिखेंगे सत्य। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके समझ आ रहे हैं। तो वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास है, ये सत्य आ जाएगा हमारे पास। अब इसका 5वां भाग हम करेंगे। इसका 5वां भाग कहता है त्रिज्या खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। देखिए त्रिज्या खंड क्या होता है, जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, तो वो तो वृत्तखंड होता है। तो त्रिज्या खंड क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि त्रिज्या खंड होता क्या है। ये हमारे पास वृत्त का केंद्र है
तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको समझाऊंगा कि त्रिज्याखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है कि कहीं और का होता है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच का क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। हम अभी इसको आपको बना के दिखाएंगे कौन से भाग को त्रिज्याखंड कहते हैं। देखिए, ये पी क्यू भाग हमने लिया। अब हम केंद्र को पी से और केंद्र को क्यू से जोड़ लेंगे, और जो ये शेडेड पोर्शन अंदर आया हमारे पास, इसे हम कहेंगे त्रिज्याखंड। ये लघु त्रिज्याखंड है, और ऊपर वाला होगा दीर्घ त्रिज्याखंड। ऊपर वाला होगा दीर्घ त्रिज्याखंड। तो इसका उत्तर आएगा असत्य। छठा भाग है, वृत्त एक समतल आकृति है। जैसा कि हमें पता है, वृत्त की कोई ऊंचाई नहीं होती है, तो वृत्त बिल्कुल समतल आकृति होती है, तो इसका मतलब ये सही है। अब हम प्रश्नावली 10.2 का पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों, ये मैंने पहले आपको बता दिया। तो सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल है ये, अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर इसे देखें। क्या दिया गया है कि दो सर्वांगसम वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या r है। इसका केंद्र O है, दूसरे वृत्त का केंद्र O डैश मान लीजिए आप। OA केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्या, OB भी केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्या है। उसी प्रकार O डैश A डैश केंद्र O डैश वाले वृत्त की त्रिज्या, और O डैश B डैश भी केंद्र O डैश वाले वृत्त की त्रिज्या है। इन सभी को आप R मान लीजिए। तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि बी ए और बी डैश ए डैश दो बराबर त्रिज्याएं हैं, और बी ए बराबर है बी डैश ए डैश के। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर है कोण ए डैश ओ डैश बी डैश के बराबर। तो देखिए, दोनों आकृतियां देख लीजिए। ए ओ बी, इसमें त्रिभुज ए ओ बी है पहले में, और दूसरे में त्रिभुज ए डैश ओ डैश बी डैश है। तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए डैश ओ डैश बी डैश में सबसे पहले ए ओ बराबर ए डैश ओ डैश है, सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं, और ये भुजा है। इसी तरह दूसरी भुजा ओ बी बराबर ओ डैश बी डैश है, सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं, और तीसरी भुजा बी ए बराबर बी डैश ए डैश है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हमारे पास भुजा 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 यानी ट्रिपल एस रूल, जिसे हम एस रूल कहते हैं, उसके अनुसार त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए डैश ओ डैश बी डैश के।
तो जब त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए डैश ओ डैश बी डैश सर्वांग सम होंगे तो हमारे पास कोण ए ओ बी बराबर आ जाएगा कोण ए डैश ओ डैश और बी डैश के बराबर। तो यही हमने यहाँ सिद्ध करना था, इति सिद्धम। अब हम देखते हैं कि प्रश्नावली 10.2 का दूसरा प्रश्न क्या कहता है। ध्यान दीजिए, लिए चलते आपको प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो समझना होगा हमें कि क्या कह रहा है। ये बोल रहा है दो वृत्त हैं जो सर्वांगसम हैं, उनकी जीवाएं जो है उनके केंद्रों पर बराबर कोण बनाती हैं। तो दिया गया है दो सर्वांगसम वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं हमने आर मान ली है। ओ और ओ डैश वृत्त हैं। और ओ ए पहले वृत्त की त्रिज्या है और ओ बी भी पहले वृत्त की। उसी तरह से ओ डैश ए डैश दूसरे वृत्त की पहली त्रिज्या और ओ डैश बी डैश दूसरे वृत्त की दूसरी त्रिज्या है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ओ ए बराबर है ओ बी और बराबर है ओ डैश ए डैश और वो बराबर है ओ डैश बी डैश यानी त्रिज्या के बराबर। तो अब हमने कोण ए ओ बी बराबर है कोण ए डैश ओ डैश बी डैश, ये भी पता है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है ए डैश बी डैश के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए डैश ओ डैश बी डैश में पहली भुजा क्या है ओ ए, हिला के बता रहा हूं मैं। ये बराबर यानी ए ओ बराबर है ए डैश ओ डैश के, सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं हैं। दूसरा कोण कोण ए ओ बी बराबर है कोण ए डैश ओ डैश बी डैश, ये भी दिया है हमारे पास। तीसरी भुजा ये कहती है कि ओ बी बराबर है ओ डैश बी डैश, सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं, ये भी आ गया हमारे पास, ये भी बराबर होगा। तो हमारे पास भुजा कोण भुजा सर्वांगसम नियम के अनुसार, ये हमको लिखना होगा जब हम इस तरह का प्रश्न हल करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, भुजा कोण भुजा सर्वांगसम नियम के द्वारा त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम आ गया त्रिभुज ए डैश ओ डैश बी डैश के भुजा कोण भुजा नियम के द्वारा। अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो CPCT रूल जो कहता है हमारे पास कि ए बी बराबर आ जाएगा ए डैश बी डैश, यानी कि इस तरह से ये सिद्ध हो जाता है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा चैनल बहुत पसंद आ रहा होगा। तो इसलिए आप मेरे YouTube चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेक चंद को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल बटन भी इसका दबाएं, बेल आइकॉन, ताकि आपको पता लगे कि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इनको देखने में और इजी आपको रहेगा। धन्यवाद।